हाय एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस मंत्र। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर के सिलेबस और उसके एमसीक्यूज के बारे में। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर में 107 पोस्ट निकली हैं पंजाब में। तो हम उसी के सिलेबस और एमसीक्यूज के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे इस आज के लेक्चर में। पहले हम जाते हैं सिलेबस के ऊपर। सिलेबस में ये सारा आपका पार्ट है फॉर दिस एग्जाम, और इसमें सबसे पहले है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में आपका सारा का सारा आ जाता है जो भी इंडिया की इकोनॉमी से रिलेटेड है, लाइक मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई एंड इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। ये सारा जो पार्ट है वो आपका इंडियन इकोनॉमी के अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद हम जाएंगे इकोनॉमी ऑफ पंजाब के ऊपर, क्योंकि हम स्पेशली अपीयर हो रहे हैं एग्जाम पंजाब के एग्जाम के लिए, पंजाब की एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर के लिए। तो हमें पंजाब की इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए एंड इसलिए हम इकोनॉमी ऑफ पंजाब को पढ़ेंगे कि पंजाब में क्या क्या कैसे बजट बनाया जाता है, कैसे पंजाब का क्या प्रॉफिट और क्या बेसिकली सरप्लस है। तो वो सब हम चीजें पढ़ेंगे पंजाब की इकोनॉमी के अंदर। फिर है नीति आयोग। नीति आयोग वही जो फॉर्मरली हमारा प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे नीति आयोग प्लानिंग करता है और कैसे वो इंडिया की डेवलपमेंट के लिए प्लान्स बनाता है, उसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, वो सारी चीजें हम नीति आयोग में पढ़ेंगे। फिर है टैक्सेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल टू इंडस्ट्रीज एंड दीज इंडस्ट्रीज स्पेशली बिलोंग्स टू पंजाब। तो हम पंजाब की को मेन फोकस में रखते हुए ये पढ़ेंगे कि पंजाब में जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें कौन से रूल्स और कौन से रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं विच आर रिलेटेड टू टैक्सेस। जैसे कि एक्साइज कैसे अप्लाई किया जाता है, जैसे कि इनकम टैक्स कैसे अप्लाई किया जाता है, कस्टम्स कैसे अप्लाई किया जाता है, जीएसटी कैसे अप्लाई होता है, या फिर कोई और इंडस्ट्री स्पेसिफिक टैक्स हो तो उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, उसके क्या क्या रूल्स हैं, वो सब हम पढ़ेंगे इस फोर्थ पार्ट में। नेक्स्ट इज जीएसटी। जीएसटी जो कि काफी एक नया टॉपिक है रिलेटिवली इन द टैक्सेशन पार्ट। तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे कि जीएसटी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जीएसटी कैसे अप्लाई होता है, इंडस्ट्रीज पे जीएसटी का क्या इम्पैक्ट है, वो सब हम पढ़ेंगे जीएसटी के अंदर। फिर है कस्टम्स। कस्टम्स में आता है बेसिकली कि जब आप इंटरनेशनली कोई चीज खरीदते हो या बेचते हो तो उसमें कैसे आपका टैक्सेशन आता है, कैसे आपको टैक्स देना है, वो सब हमारा कस्टम्स का पार्ट होता है। फिर आता है एक्साइज। एक्साइज वैसे अगर देखा जाए तो वैसे वो खत्म हो चुका है, बट कुछ चीजें हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर वो अभी भी एप्लीकेबल है, जैसे कि पेट्रोल। पेट्रोल के ऊपर एक्साइज अभी भी एप्लीकेबल है। तो जो एक्साइज का थोड़ा सा पार्ट है जो कि अभी भी चल रहा है, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे कि एक्साइज को कैसे एप्लीकेबल किया जाता है, कौन कौन से इंडस्ट्रीज हैं जिनके ऊपर वो लगाया जाता है, वो सब हम पढ़ेंगे एक्साइज में। फिर है लाइसेंसिंग और ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स। इंडस्ट्रियल यूनिट्स में कैसे आपको लाइसेंसेस लेने हैं, कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं या इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे आपको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है, या कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है और ऐसे ही आप उनको स्टार्ट कर सकते हो। तो वो सारी चीजें भी हम पढ़ेंगे इस लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स वाले पार्ट में। तो ये तो था सारा सिलेबस कि क्या क्या सिलेबस आने वाला है आपका एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर के एग्जाम में। अब इसके बाद हम मूव करते हैं कुछ एमसीक्यूज के ऊपर, जो कि हमारा इसी सिलेबस का पार्ट है, और ये आपको एक आइडिया देगा कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो एक एक करके हम उन एमसीक्यूज पे चलते हैं। आपका पहला एमसीक्यू है ये कि क्वेश्चन ये कहता है, इनकम टैक्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू इन इंडिया एंड इनकम टैक्स इज। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव, इनडायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव। तो जब तक हम इसका आंसर ढूंढते हैं, मैं चाहूंगी कि आप लोग अपना जो भी आप लोगों को लगता है कि इसका आंसर हो सकता है वो प्लीज
कमेंट्स में या अपनी नोटबुक में नोट कर लो और आप लोग चेक करो कि आपकी जो बेस है वो कितना है इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, कि आपकी बेसिक तैयारी कितनी है, क्योंकि ये एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि इनकम टैक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है रेवेन्यू का इंडिया के लिए, और इनकम टैक्स जो है वो कौन से टाइप का टैक्स है। तो इनकम टैक्स जो है मैं आपको बताती हूँ। इनकम टैक्स किसके ऊपर अप्लाई होता है? जो पर्सन इनकम अर्न करता है। मतलब कि जैसे मान लो कि मेरी इनकम है 100 रुपए, मैंने अर्न किए 100 रुपए, तो 100 रुपए में अगर इनकम टैक्स का रेट है 20% का, तो मुझे इस 100 रुपए के ऊपर 20 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। सिंपल सी चीज। बट मैं क्या करती हूँ, मैं ये 100 रुपए किसी और को दे देती हूँ। मैं ये 100 रुपए क्या करती हूँ, मैं किसी और को दे देती हूँ। कैसे दूंगी किसी और को? या तो मैं अपने पेरेंट्स को ट्रांसफर कर देती हूँ कि ये लो, ये मेरी इनकम नहीं होनी चाहिए, ये आपकी इनकम है। बट फिर क्या होगा, ये अर्निंग तो मेरी थी, राइट? ये अर्निंग तो मेरी थी, मेरे पेरेंट्स की अर्निंग तो नहीं थी। काम मैंने किया, पैसे मुझे मिले, तो इसलिए अर्निंग मेरी थी, इनकम मेरी थी। पेरेंट्स को मैंने सिर्फ ट्रांसफर किया। बट इस ट्रांसफर के होने से मेरी जो इनकम टैक्स की लायबिलिटी है वो ट्रांसफर नहीं होती। इसको मैं ट्रांसफर नहीं कर सकती हूँ। मतलब मैंने 100 रुपए तो ट्रांसफर कर दिए, बट ये जो 20 रुपए टैक्स देना है वो मुझे ही देना पड़ेगा, क्योंकि इनकम मेरी थी, बिकॉज इनकम वाज माइन। इनकम जो है वो मेरी है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी इनकम है उसी को टैक्स देना पड़ेगा। इस टाइप के जो टैक्सेस होते हैं उनको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। ओके, डायरेक्ट टैक्सेस। तो 4 ऑप्शन में से हमारे पास 2 ऑप्शन रह गए हैं सिर्फ, कि इनकम टैक्स क्या है, एक डायरेक्ट टैक्स है। तो इसमें से या इसमें से अब एक ऑप्शन होगा। अब वो कैसे पता चलेगा? देखो, प्रोपोर्शनल टैक्स का मतलब होता है कि थोड़ा सा टैक्स मुझे देना है और थोड़ा सा टैक्स किसी और को देना है, या फिर मुझे अपना टैक्स डिस्काउंट पे देना है। कुछ भी मतलब हो सकता है प्रोपोर्शनल का। बट प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि जैसे जैसे मेरी इनकम मैं ज्यादा अर्न करूंगी, वैसे वैसे मुझे और ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अब इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आपने एक चीज सुनी होगी इनकम टैक्स में, स्लैब रेट्स के बारे में, कि अगर आपने 2.5 लाख से कम की अर्निंग की, 2,50,000 से 2,50,000 से कम की अर्निंग की, तो आपके ऊपर है 0 टैक्स। अगर आपने 2,50,000 से ज्यादा की अर्निंग की, और 5 लाख से कम की अर्निंग की, तो आपके ऊपर लगता है 5% टैक्स। मतलब कि क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स का रेट बढ़ रहा है। जब हम इससे ऊपर चले जाते हैं, मोर देन 5 लाख, तो हमारा ये जो रेट हो जाता है वो हो जाता है 20% का। अगेन, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ रहा है, टैक्स का रेट बढ़ रहा है। इस टाइप के टैक्स को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेस। मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम प्रोग्रेस करती है ऐसे ही आपका टैक्स का जो रेट है वो भी प्रोग्रेस करता है। उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेस। एंड इनकम टैक्स, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि हम यहाँ पर स्लैब रेट्स पढ़ते हैं, तो इनकम टैक्स क्या हुआ, एक प्रोग्रेसिव टैक्स हुआ। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन। अब हम चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। सी ऑप्शन, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी है, आप लोग पॉज करके इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग टैक्सेस: कॉर्पोरेशन टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, इनकम टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी। विच ऑफ द अबव इज और आर इनडायरेक्ट टैक्सेस? इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? एज अपोज्ड टू डायरेक्ट टैक्सेस, मतलब जैसा कि मैंने आपको डायरेक्ट टैक्स बताया था उससे ऑपोजिट। डायरेक्ट टैक्स मैंने आपको क्या बताया था कि जिसने इनकम अर्न की है वो उसके ऊपर टैक्स देगा, वो उसके ऊपर गवर्नमेंट को पैसे देगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होंगे कि जिसने इनकम अर्न नहीं की वो भी उसके ऊपर दे सकता है।
राइट। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने एक सामान खरीदा, लेट्स से कि मैंने एक पेन खरीदा, वो पेन था 10 रुपए का। इस 10 रुपए में दो पार्ट्स थे, एक था 8 रुपए पेन की कॉस्ट और 2 रुपए टैक्स। जब मैंने ये पेन किसी और को बेचा, मैंने ये पेन किसी और को दिया, मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि ये पेन तुम मुझसे खरीद लो, तो वो फ्रेंड क्या करेगा, वो फ्रेंड मुझे देगा 10 रुपए, क्योंकि मुझे तो ये 10 रुपए का पड़ा है। तो अभी हुआ क्या कि जब उस फ्रेंड ने मुझे 10 रुपए दिए, तो उसके साथ साथ उसने मुझे 8 रुपए की पेन की कॉस्ट और 2 रुपए का टैक्स उसने मुझे दे दिया। मतलब कि जो टैक्स पहले मैं पे कर रही थी, वो टैक्स अब मेरा फ्रेंड पे कर रहा है। सिमिलरली जब ये आगे इस पेन को सेल कर देगा, तो वो पर्सन जिसको ये आगे सेल करेगा, ये पर्सन ये 2 रुपए का टैक्स पे करेगा। मतलब कि इस टैक्स को हम क्या कर रहे हैं, इस टैक्स को हम प्रोडक्ट के साथ साथ भेज रहे हैं आगे, अगली वाली जो भी हमारा कस्टमर है या जो भी पर्सन इसको यूटिलाइज कर रहा है वो पर्सन। तो मतलब कि इस टाइप के जो टैक्सेस है, इनको हम शिफ्ट कर सकते हैं, इनका बर्डन जो है हम शिफ्ट कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन के ऊपर। इस टाइप के जो टैक्सेस है, इनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस में क्या था कि आप अपना बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते हो, इनकम आपने अर्न की है तो आप ही को टैक्स पे करना पड़ेगा। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या है कि आप इसका बर्डन किसी और पे शिफ्ट कर सकते हो। जो प्रोडक्ट अभी आपके पास है, अगर वो प्रोडक्ट आप किसी और को दे दोगे, तो वो बर्डन जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो अब इसमें से कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो हम देखते हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स जो होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स होता है, तो इसलिए कॉर्पोरेशन टैक्स तो नहीं है। कस्टम्स ड्यूटी जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि कस्टम्स ड्यूटी लगता है इंटरनेशनल सेल और परचेज के ऊपर, मतलब कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर। जब हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो किसका करते हैं, हम गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं या गुड्स का इंपोर्ट करते हैं। तो जैसा गुड्स के केस में हमने अभी देखा कि पेन के केस में क्या था कि जैसे जैसे वो प्रोडक्ट ट्रांसफर किया जा रहा था, वैसे वैसे वो प्रोडक्ट का जो टैक्स है वो भी ट्रांसफर हो रहा था। तो कस्टम्स ड्यूटी में क्या समझे कि कस्टम्स ड्यूटी जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट इज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स भी नहीं होता, इनकम टैक्स हम पढ़ चुके हैं कि वो एक डायरेक्ट टैक्स होता है। और फिर है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी भी अगेन एक प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई की जाती है, और उस प्रोडक्ट के ट्रांसफर होने के साथ साथ वो एक्साइज ड्यूटी भी ट्रांसफर हो सकती है, मतलब इसका बर्डन भी हम किसी और के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ, 2 and 4। ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट इज dash refers to the tax imposed on the goods when they are transported across the international borders। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि कस्टम्स ड्यूटी क्या होती है, कोई भी ऐसा टैक्स जो कि अप्लाई होता है जब हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, डैश रेफर्स टू द टैक्स इम्पोज्ड। कौन सा टैक्स इम्पोज करते हो आप, किसके ऊपर इम्पोज करते हो, गुड्स के ऊपर। कब इम्पोज करते हो, व्हेन दे आर ट्रांसपोर्टेड। कहाँ पर ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं, और इंटरनेशनल बॉर्डर्स में। मतलब कि अगर ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है, तो इंडिया से पाकिस्तान में कुछ गुड्स जा रहे हैं, और उन गुड्स के जाने के साथ साथ हमारे ऊपर एक टैक्स लगाया जा रहा है। ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, इन गुड्स के ट्रांसफर होने पे एक टैक्स लगाया जा रहा है। इस टैक्स को क्या कहते हैं, तो इस टैक्स को कहते हैं हम कस्टम्स टैक्स। ये टैक्स लगाया जाता है ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स जो होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में एक ऐसा पार्ट है जो कि अप्लाई होता है कंपनीज के ऊपर या इंडस्ट्रीज के ऊपर। मतलब कोई भी कंपनी या इंडस्ट्री जो इंडिया में ऑपरेट कर रही है, उनको एक टैक्स, इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो वो जो इनकम टैक्स का रेट है, उसको हम इनकम टैक्स ना कह के कॉर्पोरेशन टैक्स भी कह देते हैं।
तो कॉर्पोरेशन टैक्स जो लगता है वो लगता है कॉर्पोरेट्स के ऊपर, वी कैन से कॉर्पोरेट्स के ऊपर। एंड कॉर्पोरेट्स किसको बोलते हैं? कंपनीज को। तो कंपनीज या इंडस्ट्रीज के ऊपर लगने वाला जो टैक्स है उसको हम कहते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट टैक्स। इज मैंने आपको डायरेक्ट टैक्स के बारे में बताया था कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सॉरी इनकम टैक्स क्या होता है। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट और प्रोग्रेसिव टैक्स है, उसका उल्टा इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा? इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा? इनडायरेक्ट एंड रिग्रेसिव टैक्स। इनडायरेक्ट एंड रिग्रेसिव टैक्स। अब इसके जो एग्जांपल्स हैं वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि क्या क्या एग्जांपल्स हैं जो हमने अभी तक इसके पढ़े हैं, वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे। The burden of direct tax is, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के साथ साथ समझाया था कि जब हम डायरेक्ट टैक्स पढ़ते हैं या इनकम टैक्स पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमने जो पर्सन इनकम अर्न करता है वो पर्सन उसके ऊपर टैक्स पे करता है। देयर इज नो अदर ऑप्शन कि अगर आपने अर्न किया है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ कि अगर आपने इनकम अर्न की है तो आप उसका बर्डन किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते हो। मतलब कि अगर आपने इनकम अर्न की है तो आप ही को टैक्स पे करना पड़ेगा, आप उसका बर्डन कहीं और नहीं भेज सकते हो। तो बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज borne बाय द पर्सन हिमसेल्फ। जो पर्सन अर्न कर रहा है वही पर्सन उसको बॉर्न करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कि इनकम टैक्स था उससे ऑपोजिट होता है इनडायरेक्ट टैक्स, और हमने एग्जाम्पल से भी समझा था, जो वो पेन वाला एग्जाम्पल था कि हम वो पेन को जहां जहां पे ट्रांसफर कर रहे थे हमारा जो बर्डन ऑफ टैक्स है वो भी वहां पे ट्रांसफर हो रहा था। तो इनडायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है वो अनदर पर्सन बॉर्न करता है। Which of the following can best define tax? मतलब कि इनमें से कौन सी लाइन ऐसी है जो कि आपके टैक्स को एक बेस्ट तरीके से डिफाइन कर सकती है। ये 4 लाइन मैं एक एक करके पढ़ती हूँ। फर्स्ट इज मनी दैट पीपल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट व्हिच इज यूज्ड टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज। मतलब कि टैक्स क्या है? एक ऐसा पैसा है जो कि लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं। मतलब कि हम जैसे लोग गवर्नमेंट को एक अमाउंट पे कर रहे हैं। क्यों पे कर रहे हैं? जो कि पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। हम लोग एक अमाउंट पे कर रहे हैं, उसके बदले में गवर्नमेंट हमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। पब्लिक सर्विसेज का मतलब है कुछ ऐसी सर्विसेज जो कि सबको अवेलेबल हो, पूरी पब्लिक को अवेलेबल हो। तो पहला सेक्शन तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा ये कहता है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? मनी सेट असाइड बाय द पर्सन फॉर इट्स पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए तो नहीं होता, हम तो वो पैसा गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। मनी दैट पीपल हैव टू पे टू द कंपनीज फॉर देयर प्रोडक्ट। जो कंपनीज को पैसा दिया जाता है उनके प्रोडक्ट के लिए, ऐसा भी नहीं होता। कंपनीज को हम पैसा कुछ और देते हैं और गवर्नमेंट को हमें फिर भी कुछ पैसा देना पड़ता है। मनी गिवन बाय द रिच टू द पुअर पर्सन, ऐसा भी नहीं होता। रिच पर्सन भी गवर्नमेंट को देता है और पुअर पर्सन भी गवर्नमेंट को देता है। तो ये तीनों ऑप्शन जो थे वो हमने कर दिए एलिमिनेट, और बचा हमारे पास पहला ऑप्शन जो कि एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था टैक्सेस के लिए। टैक्सेस वो पैसा होता है जो कि पब्लिक देती है गवर्नमेंट को, ताकि अब गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ पब्लिक सर्विसेज दे सके। जैसे कि हमारे लिए रोड्स बनाने का काम, जैसे कि हमारे लिए कोई ब्रिजेस बनाने का काम है, या फिर हमें कोई ऑफिस चाहिए जहाँ पे हमें, या फिर जैसे कि हॉस्पिटल बनाना है हमारे लिए। वो सारी जो सर्विसेज हैं जो कि गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड करती है, वो सब कैसे प्रोवाइड करती है? थ्रू मनी रिसीव्ड बाय टैक्सेस। क्वेश्चन नंबर 9 इज हु एंड व्हेन अनाउंसेस बजट इन इंडिया। बजट होता है वो पार्ट जब हमारे देश में ये बताया जाता है कि हमारे देश का जो आने वाला साल है उस साल में कितना हमारा खर्चा होने वाला है
कितनी हमारी रेवेन्यू होने वाली है, रेवेन्यू मतलब कितनी हमारी इनकम आने वाली है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, कितने टैक्सेस हम कलेक्ट करने वाले हैं, कितना खर्चा हमारा होने वाला है, हम कहाँ कहाँ पे खर्च करने वाले हैं, उसको हम बोलते हैं बजट। एक पूरे देश का बजट होता है जो कि एक फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द इंडिया ऑफ द कंट्री पेश करता है या उसको बताता है पार्लियामेंट के अंदर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ फेब्रुअरी एवरी ईयर। मतलब कि जो भी फर्स्ट डे ऑफ फेब्रुअरी होगा उस दिन जो भी आने वाला साल है, मतलब कि 1 अप्रैल से जो साल शुरू होने वाला है और 31 मार्च को जो साल खत्म होने वाला है, उस साल में हमारा क्या स्टेटस रहेगा और क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा कितना इनकम होने वाली है और कितना खर्चा होने वाला है, वो सब हम बताते हैं ऑन फर्स्ट डे ऑफ फेब्रुअरी। और ये सब बताया जाता है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अनाउंस करता है फाइनेंस मिनिस्टर और बताते हैं ऑन फर्स्ट डे ऑफ फेब्रुअरी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज हु इज द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब ये क्वेश्चन सबको पता होना चाहिए क्योंकि ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है एंड इसका आंसर जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण पिछले कुछ ईयर्स से हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं एंड बीजेपी गवर्नमेंट से बिलोंग करती हैं, उन्हीं की मिनिस्ट्री में काम करती हैं फाइनेंस, और करंटली ये फाइनेंस मिनिस्ट्री को हैंडल कर रही है और पिछले कुछ सालों से यही हमारे देश का जो बजट है वो पेश कर रही है पार्लियामेंट में ऑन फर्स्ट डे ऑफ फेब्रुअरी। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।